हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 44 क्लास 9th, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 11 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम जो हमारा चैप्टर है लहासा की ओर, उसके अंतिम अंश को पढ़ेंगे और कुछ प्रश्न जो दिए गए हैं उनके आंसर हम करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। तो तिब्बत की जो ज़मीन है वो किस में बटी हुई है? वो जागीरदारों में बटी हुई है। इन जागीरों का बहुत बड़ा हिस्सा वो जो है मठों के हाथ में है, यानी जो मठ हैं, विहार हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? विहार बोलते हैं, उनके हाथों में बहुत बड़ा हिस्सा है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इन जागीरों का बहुत बड़ा हिस्सा मठों और विहारों के हाथ में है और अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, और जिसके लिए वो खेती खुद कराता है, लेकिन अपने आप नहीं बल्कि मजदूर बेगार जो है उनसे वो उसको मिल जाते हैं, उनसे वो खेती कराता है। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु उसको भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए किसी राजा से कम नहीं होता। ठीक है। उसके बाद देखिए, शेकर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे, वो बड़े ही भद्र पुरुष थे, यानी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। ठीक है। शेकर की जो खेती देखते हैं उसके मुखिया हैं, मुखिया भिक्षु नमसे। वो बहुत उनसे, जो लेखक है, उनसे बड़े प्रेम से मिले थे। हालांकि उस वक्त भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। इसका मतलब क्या है कि जो लेखक हैं वो जो है भिखारी के भेष में थे। तो यहाँ पे इसलिए कहा गया है कि वो बहुत अच्छे व्यक्ति इसलिए थे कि भिखारी के भेष में भी वो उनसे बहुत प्रेम से मिले। तो यानी वो बहुत ही क्या थे? भद्र पुरुष थे, अच्छे व्यक्ति थे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ एक अच्छा मंदिर था। तो वहाँ पर जो है क्या था? एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजुर यानी बुद्ध वचन जो अनुवाद है उसकी हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। तो उनको क्या कहा गया है? उनको कंजुर कहा गया है, यानी बुद्ध वचन अनुवाद की जो 103 पोथियाँ हैं उसमें उसको क्या कहा जाता है? उसको कंजुर कहा गया है। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। तो ये विशेषता बताई गई है पोथियों की कि बड़े अच्छे कागज़ में वो जो है वहाँ पर लिखी गई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी। तो 15-15 सेर, सेर किसको बोलते हैं? सेर जो है वो जैसे 1 किलो का एस्टिमेट होता है ना, तो उसको शेर बोलते हैं। पहले जो है सेर उसी को बोला जाता था। ठीक है। तो ये जैसे 1 सेर, 2 सेर, तो 1 सेर यानी 1 किलोग्राम के लगभग बराबर। तो जो 15-15 सेर की एक पोथी थी। क्लियर? तो ये आपको बताया गया है। अब यहाँ पे आपको बहुत ही आसान से बच्चों 6 जो है प्रश्न दिए गए हैं। देखिए आपकी वर्कशीट में प्रश्न 5 2 बार लिखा गया, तो इसको हम प्रश्न 6 करके पढ़ेंगे। सो आइए बेटा इसके आंसर कर लेते हैं। पहला जो प्रश्न है, तिब्बत में जमीन की क्या स्थिति थी? तो आंसर रहेगा, तिब्बत में जमीन का अधिकतर भाग छोटे बड़े जागीरदारों में बटा है। काफ़ी हिस्सा मठों के हाथ में है और उन्हें मजदूर बेगार में मिलते हैं। तो ये स्थिति थी तिब्बत में ज़मीन की। ठीक है। तो अधिकतर भाग जो है वो किस में बटा है? जागीरदारों में, और काफ़ी हिस्सा वो मठों के हाथ में है। और मठों के हाथ में जो है ना, उनको जो है वो खेती कराने के लिए उनको मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। ठीक है। और उनकी देखरेख के लिए भिक्षुओं को भेजा जाता था। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2, तिब्बत की ज़मीन पर खेती का काम कौन करता है? तो तिब्बत की ज़मीन पर जो खेती का काम है, तिब्बत में खेती की ज़मीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन ज़मीनों का एक बड़ा हिस्सा वो मठों के हाथ में है और अपनी अपनी जागीर में से हर जागीरदार खुद भी कुछ खेती कराता है, और इन भिक्षुओं और जागीरदारों पर ही खेती कराने की जिम्मेदारी होती है। तो ये पूरा आंसर बच्चों आप लिखेंगे। ठीक है। तो भिक्षुओं और जागीरदारों पर ही खेती कराने की क्या होती है? जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, शेकर की खेती के मुखिया कैसे आदमी थे? तो शेकर की खेती के मुखिया जो है भिक्षु नमसे थे। वे बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। वे लेखक से अत्यंत प्रेम पूर्वक मिले थे। तो ये आंसर आप बेटा 3rd क्वेश्चन का लिख देंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है,
गद्यांश में मंदिर के बारे में क्या बताया गया है? तो जो गद्यांश में मंदिर के बारे में बताया गया है कि यहाँ एक अच्छा मंदिर था, ठीक है, और जो मंदिर है उसमें कंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। तो बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ, जिनको क्या कहा गया, कंजूर, वो उस मंदिर में थी। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी और एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। तो ये जो है गद्यांश में मंदिर के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, कंजूर किसे कहते हैं? तो इसके लिए ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। क, बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ, ख, तिब्बत में एक स्थान को, ग, एक मंदिर का नाम है, और घ है इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही आसान सा आंसर है बच्चों, क जो है इसका आंसर हो जाएगा, बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ, ठीक है, ये जो है इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 6 है, हस्तलिखित का विग्रह करते हुए समास बताइए। तो हस्तलिखित का जो है विग्रह करना है, तो हस्तलिखित का अर्थ क्या है? क ऑप्शन हाथ से लिखी हुई तत्पुरुष समास, ख ऑप्शन हाथ की लिखी हुई तत्पुरुष समास, ग ऑप्शन है हाथ में लिखी हुई तत्पुरुष समास, और घ ऑप्शन है हाथ को लिखी हुई तत्पुरुष समास। तो इसका आंसर हो जाएगा क ऑप्शन हाथ से लिखी हुई तत्पुरुष समास, ठीक है, कि हाथ से लिखी हुई, ये इसका सही आंसर हो जाएगा क। क्लियर? तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है प्यारे बच्चों तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।